नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, किसी की यादों को जीवित रखने के लिए तरह तरह के जतन किए जाते हैं। इनमें पुरस्कारों की स्थापना से लेकर सभा सेमिनारों तक के आयोजन शामिल है। लेकिन कई बार ये आयोजन दिवंगत व्यक्ति के जीवन मूल्यों और विचारों को ताक पर रख देते हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये उस व्यक्ति की स्मृतियों के साथ छेड़छाड़ नहीं है, उन्हें विकृत करना नहीं है? ये सवाल एक बार फिर से उठा है दिवंगत कथाकार शशि भूषण द्विवेदी की स्मृति में दिए गए पुरस्कारों को लेकर। हिंदवी नामक वेबसाइट में अविनाश मिश्रा ने शशि भूषण की तरफ से एक काल्पनिक टिप्पणी लिखी, जिसमें प्रभात रंजन द्वारा आयोजित स्मृति सम्मान पर कुछ कड़वी बातें कही गई, लेकिन दबाव डालकर इस टिप्पणी को हिंदवी से हटवा दिया गया। इस हरकत ने सेंसरशिप का सवाल भी खड़ा कर दिया। इस टिप्पणी के जो इस आयोजन पर लिखी गई, उसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, शशि भूषण द्विवेदी पुरस्कारों के सख्त खिलाफ थे, मगर उनकी याद में जानकी पुल सम्मान क्यों शुरू किया गया? दूसरा, पुरस्कार चयन समिति में मनीषा कुलश्रेष्ठ सरीखी, सांप्रदायिक और प्रतिक्रियावादी को क्यों रखा गया? तीसरा, शशि भूषण की पत्नी नीलम को न बुलाकर उनकी उपेक्षा क्यों की गई? चौथा, ज्ञान रंजन जी की बहुचर्चित कहानी घंटा का उद्धरण क्या सही था या गलत? इस आयोजन में शामिल वक्ताओं पर भी टीका टिप्पणी की गई। इस टिप्पणी का लिंक वीडियो के विवरण के साथ दिया गया है, जिसे आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। आज हम इस टिप्पणी पर ही चर्चा करेंगे, साथ ही इसे वेबसाइट से गायब करने की जो हरकत की गई है उस पर भी बात करेंगे। चर्चा में हमारे साथ हैं वरिष्ठ कवि, लेखक, आलोचक कृष्ण कल्पित, जाने माने लेखक एवं पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव और सुपरिचित कवियत्री रश्मि रावत। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभिषेक जी, आपसे मैं टिप्पणी चाहता हूँ। ये जो पूरा प्रसंग है कि किसी की स्मृति को किस तरह से संजोना चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जानी चाहिए, और शशि भूषण की को लेकर जो आयोजित किया गया सम्मान समारोह, उसमें ऐसी क्या चीजें खटकने वाली थी जिसको लेकर इतना हंगामा खड़ा हुआ? नहीं, मुझे इस प्रसंग में आयोजन पर कोई टिप्पणी कभी करनी नहीं थी और मैंने की भी नहीं है। किसी को भी याद करना, किसी भी उसके मित्र का, परिजन का अपना प्रेरोगेटिव है। कौन किसे कैसे किसको याद करता है, पुरस्कार देता है, नहीं देता है। मुझे ये भी नहीं पता कि शशि भूषण के परिवार के साथ क्या इस आयोजकों का क्या लेना देना था या लिखने वाले का। हाँ, शशि भूषण मेरे भी मित्र थे, इस लिहाज से एक बात बनती थी कि उस प्रसंग में एक पत्रकारी हस्तक्षेप किया जाए कि किसी लिखी हुई चीज को हटाया नहीं जाना चाहिए, हटवाया नहीं जाना चाहिए। तो मेरा पहला बिंदु दरअसल हस्तक्षेप का यही था और अभी भी यही है। मैं आयोजन किसने करवाया, क्यों करवाया, आयोजन पर किसी को क्या आपत्ति हुई, मैं उस पार्टी से बाहर हूं, मैं थर्ड पार्टी हूं। मेरा ये मानना है कि किसी भी मंच पर कुछ भी लिखा हुआ छपे, वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, कोई दूसरा मालिक पर दबाव डालकर उसको हटवाएगा तो ये पब्लिक डोमेन का सवाल बन जाएगा और इस पर हस्तक्षेप जायज रहेगा। मैंने उसी लिहाज से वहां पर बात की। दूसरा आयाम जो जिसको मैं समझता था कि कहा जाना चाहिए, वो ये कि जिस तरीके से ज्ञान रंजन जी की कहानी के एक उद्धृत किए हुए अंश को लेकर ज्ञान रंजन जी पे हमले किए गए, ये जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है संदर्भ से काट के चीजों को देखने की, ये हिंदी में बहुत गलत है। 60 साल 65 साल पहले लिखी हुई कहानी कौन से स्टेज में लिखी गई, क्या सेटअप था उसका, और उस कहानी की इतनी लोकप्रियता क्यों है? क्या उस कहानी को सारे पढ़ने वाले मिसोजिनिस्ट हैं? क्या ज्ञान रंजन जी मिसोजिनिस्ट हैं? इस तरह तो आप अपने तमाम पूर्वजों में और तमाम अग्रजों में कोई ना कोई गलती निकाल के उन्हें आप कैंसिल कर देंगे। ये जो कैंसिल कल्चर चल पड़ा है हिंदी में भी, मैंने इसके खिलाफ लिखा। तो मेरे लिए ये दो ही पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण थे। जी, इन दो पॉइंट पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन कृष्ण कल्पित जी, आपको क्या लगता है कि अगर कोई किसी दिवंगत को याद करना चाहता है या उसके उस परंपरा को
आगे बढ़ाने के लिए कुछ आयोजन प्रयोजन करता है, तो उसमें क्या जो चीजें ध्यान में रखी जानी चाहिए थी, इस जिस सम्मान समारोह की हम बात कर रहे हैं, वो रखी गई या उनकी अवहेलना हुई? जी, मुझे नहीं पता था कि जो शशि भूषण का जो सम्मान समारोह हुआ, उस पर अपन बातचीत करेंगे। मैं समझता हूँ कि अपने को बात करनी चाहिए जो पुरस्कार संस्कृति जो हिंदी में जो पैदा हुई है, जो जो अजीब तरह की कि कोई भी किसी के नाम पर पुरस्कार शुरू कर देता है, उसकी वैलिडिटी जो आपने कहा ना कि उसकी विचारधारा क्या है, इसको बिना सोचे-समझे, ये ऐसा ही है जैसे कि प्रेमचंद को पांचजन्य वालों ने भी अपना लिया है, उसका छोटा रूप है ये, मतलब जिस भी रूप में है कि किसी किसी ऐसे व्यक्तित्व को अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए या निजी भावना के लिए, निजी उसके लिए, निजी महत्वाकांक्षा के लिए उसका व्यक्तित्व को यूज़ किया जाए, तो ये गलत है। ऐसे बहुत से पुरस्कार हैं हिंदी में, मतलब उसकी परंपरा रही है। देखिए सबके श्रीकांत वर्मा पुरस्कार शुरू किया गया, तो वही 5-7 कवि ले लेते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं उसको। और उसके बाद रघुवीर साहब पुरस्कार शुरू हुआ, वही 5-7 लोगों ने ले लिया कि सबको मिल गया अपने को, अब बंद करो इसको, उसको बंद कर दिया। किसी पुरस्कार को क्यों शुरू हुआ, क्यों बंद हुआ, उसके पीछे कौन चलाता था उसको, कुछ तो परिवार चलाता। परिवार को हक है, हिंदी में एक नई परंपरा शुरू हुई है कि ये समाज की ज़िम्मेदारी है कि लेखकों, कवियों को याद रखे, समाज याद रखे, सरकार याद रखे, परिवार की ये ज़िम्मेदारी नहीं है और परिवार के पास पैसे भी नहीं है। हिंदी लेखकों को तो अब कुछ कारें-वारें आ गई हैं कुछ लोगों के पास, बाकी कहाँ हिंदी के लेखक को कौन पूछता है, तो उनको परिवार वालों ने पुरस्कार स्थापित किए हैं बहुत सारे पिछले 10 साल में 20-30 ऐसे पुरस्कार शुरू हुए हैं, उसमें से कुछ बहुत अच्छे हैं, अच्छी भावना से दिए जाते हैं, चयन अच्छा होता है, पारदर्शी होता है और उसमें जो चयन किसी भी पुरस्कार का मर्म उसकी पुरस्कार समिति में छुपा हुआ होता है और आपने जो आयोजन किया है वो क्यों किया है? जैसे कि प्रभात रंजन मेरे मित्र हैं, हमें मतलब कोई भी किसी के नाम से पुरस्कार शुरू चेखव के नाम से आप हेमिंग्वे के नाम से शुरू कर दीजिए और कृष्ण कल्पित को दे दीजिए, कल कोई इसमें ऐतराज़ नहीं है, कानूनी बाधा नहीं है, मतलब कि आप किसी किसी भी दिवंगत लेखक के नाम शमशेर पुरस्कार चलता है हिंदी में एक, वो अच्छा भी है, बुरा भी है, कुछ भी कहिए मतलब वो भी एक चलता है। तो शमशेर की तो इसमें सहमति नहीं ली गई थी, कि शमशेर ने कहा कि मेरे नाम से शुरू किया जाए, लेकिन मंतव्य क्या है? तो इसमें जो मंतव्य था, मतलब जो आखिरी जो पीड़ादायक संघर्षशील शशि भूषण ने जो जीवन जिया, उस समय जो जो मित्र उस समय उसके उसके साथ थे, जिए उसके साथ, जो मरे, जिन्होंने अंतिम समय जब आदमी को आदमी नहीं देख रहा था, एक आदमी उसकी उसकी लाश के साथ उसके परिवार तक वहाँ गया, उससे भी बात कर दी। इस पुरस्कार को शुरू करने से पहले ऐसे लोगों को भी विश्वास में लेना चाहिए था, उसकी एक वैलिडिटी बनानी चाहिए थी और जिस संस्कृति के खिलाफ खुद शशि भूषण मेरे भी बहुत नज़दीक रहा अंतिम समय में, बहुत प्यार करता था मुझे, झगड़ते थे, झगड़े बिना तो वो रहता ही नहीं था ना। वो 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 हर हर महान आदमी की महानता शाम को उतारता था, उसकी उसकी ये शैली थी, जीवन शैली थी, यही उसकी लेखन शैली थी और लेखन में भी इस तरह की एक पूरी परंपरा है, जो जो कुलीन लेखन पे आक्रमण करती है, एक एक तरह की नई संस्कृति, तो उस संस्कृति का नहीं है, वो खुद हँसता और ये जो है, जो रिपोर्ट लिखी गई, इतनी अद्भुत, मतलब एक एक तो ये ज्ञान रंजन की शैली में लिखी गई। ज्ञान रंजन की जो कहानी का यूज़ किया ना, पहले पैराग्राफ देखिए कि एक हिंदी का कवि एक कुलीन बस्ती में जाता है, उस कुलीन बस्ती का वर्णन करता है और वो सब बंगलों में जो जो रहते हैं, अमृता शेरगिल के मार्ग पे तस्कर रहते हैं। दिल्ली में ऐसी सड़कें हैं, इतने मतलब जो फ़कीरों के नाम पर, जो कवियों के नाम पे है, वहाँ कौन रहते हैं, ज़रा जाके देखिए आप। तो वो उससे विद्रोह करता है। ये शैली ज्ञानरंजन की है और ये 60s की शैली है, जिस कहानी का जिक्र हुआ है वो हिंदी की माइलस्टोन कहानी है। अभिषेक जी जानते हैं, आप जानते हैं, जो भी साहित्य से जुड़ा हुआ वो जानते हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि ये जो प्रभात रंजन की टोली के सिपाही थे, उसके जितने भी जो उसकी तरफ से मतलब सारी चीजें, उनको पता ही नहीं था कि ये ज्ञान रंजन की कहानी है। बिना ज्ञान रंजन को पढ़े हुए आप कैसे हिंदी के लेखक हो सकते हैं? कौन सी नई हिंदी आ गई है? बिना अपनी परंपरा को समझे हुए माइलस्टोन कहानी।
जर्मन में जिसका अनुवाद हुआ, और एक जिसने ट्रेंड सेटर कहानी थी वो, उसका एक टुकड़ा निकाल के आप विद्रूप की तरह उसको दिखा रहे हैं, उसकी पूरी देखिए। वो कहानी भी 60s में ऐसी कुलीनतावादी, उसके साथ एक अराजकता और एक नई भाषा पैदा की ज्ञान रंजन, उसको पहचान पूरी कहानी। तो वो तो जी इशारा है ना। मैं तुलसी की एक चौपाई लिखूंगा तो मैं सोचूंगा कि भाई वो समझ गया है बात को, ये तुलसी का रेफरेंस है, बिल्कुल। और वो बात समझे, वो समझे ही नहीं। तो इतने अनपढ़ लोग हिंदी में जो नए कथाकार हैं, मेरे को आश्चर्य होता है कि जिसने घंटा कहानी नहीं पढ़ी, उसके बाद घंटा कहानी पढ़ी लोगों ने, शायद पढ़ी होगी, मतलब कुछ लोगों ने, मैं समझता हूँ। तो इस तरह से जी ये जो बहस है, बहुत ही अजीब ढंग से ये बहस हो गई। लेकिन ये बहस तो है ही कि इस तरह से किसी के नाम का उपयोग व्यावसायिक हित में, अपने व्यावसायिक हित में, एक ट्रस्ट बन गया है, मतलब पूरा का पूरा ट्रस्ट बनना आप जी समझते हैं, मतलब कि क्या है, उसके उसका 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 पूंजीवाद समझते हैं आप, पूरा का पूरा। जी तो जब एक नाम से ट्रस्ट बना रहे हैं, उसके घर वालों को, उनकी पत्नी को पूछ रहे हैं कि वो लगाती है कि नहीं पीछे द्विवेदी, अब है, इतना इतना गंदा सवाल पूछते हैं वो। उसकी माँ है, माँ को पूछा आपने जाके, जो उसकी अंतिम आखिरी, मतलब उस घड़ी, उस संकट की घड़ी में, मतलब एक टेम्पो में लाद के उसके शव के साथ गया था, उस आदमी को आप पूछेंगे नहीं, और आप पुरस्कार शुरू करेंगे तो उस पर सवाल तो उठेंगे ही। तो सवाल है कि पुरस्कार शुरू हो, लेकिन मंतव्य क्या है उसके पीछे का, कौन लोग उससे जुड़े हुए हैं, और क्या उनका वो है, इस तरह से दिया। तो इसीलिए ये विवाद हुआ, और सही बात है, इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि एक पुरस्कार संस्कृति है पूरी की पूरी, जिसने हिंदी को लिया है अजीब तरह से पुरस्कारों ने। और इस तरह की संस्कृति ने, कोई भी किसी के नाम से पुरस्कार शुरू कर देता है और दिया जाता है, उसकी वैलिडिटी क्या है आखिर? मैं ये बिल, पूछता हूँ। बिल्कुल। रश्मि जी, आपसे सवाल पूछने के पहले मैं वो जो टिप्पणी छपी थी उसका एक पैरा पढ़ देना चाहता हूँ, ताकि थोड़ा सा और उसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। कुछ इस तरह से, हिंदी में व्यक्ति की मृत्यु के बाद अक्सर लोग मृतक के साथ वो करने लगते हैं जो मृतक को कभी पसंद नहीं था। प्रभात रंजन पुस्तक में है, तुमने भी वही किया। मुझे पुरस्कार कभी प्रिय नहीं थे, लेकिन हिंदी संसार का अधिकांश युद्ध स्तर पर पुरस्कार से प्रभावित और उसके लिए लालायित है। इसलिए अब जब तुम किसी पुरस्कार को पाने लायक नहीं रहे, तब तुम इसे देने के धंधे में आ गए। सही किए गुरु। अब ये जो इसकी एक लाइन है, जो मृतक को कभी पसंद नहीं था, वही आप करने लगे। तो ये मृतक बहुत की स्मृतियों के बहुत साथ जी, आप कल भी आप बहुत बोल बहुत कठोर, बहुत अंदरूनी पीड़ा से लिखी हुई वो टिप्पणी, जिसने भी लिखी है वो, मतलब जी शशि भूषण की, वो मंच शायद ठीक नहीं था, कहीं और छपना चाहिए था। और कोई भी चीज अगर छाप दी है, उसको नहीं हटाना चाहिए। किसी भी सेंसरशिप के खिलाफ हूं मैं। और उसकी, वो क्यों हटाया गया, ये तो हिंदवी या रेखता, मतलब वो वही ऑफिशियली बता सकते हैं कि क्यों हटाया और क्या हुआ, इसके पीछे की कहानी मुझे नहीं पता है। लेकिन तो नहीं, और हटाने से आजकल क्या होता है, आप बाबर उपन्यास में पढ़िए कि वो मिटा देता है कोयले से एक शेर जो भाग जाता है हुमायूं के साथ पीछे से। तो बोले कि मिटाने से कुछ नहीं होता है, ये लोगों के दिल में जब बस जाती है चीज, वो तुरंत पकड़ लेती है। तो वो तो उससे ज्यादा पढ़ा गया, जब हटा लेने के बिल्कुल। बाद वो लेख ज्यादा पढ़ा गया। और मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये भी एक तरह की ट्रिक है, मतलब लिटरेरी ट्रिक होती है कि किस अंदाज में लिखते हैं। जैसे राजेंद्र यादव ने काल्पनिक इंटरव्यू किया चेखव से, उस पर तो आप ऐतराज नहीं उठाते हैं कि भाई वो तो चेखव तो कभी मर गया था। राजेंद्र यादव ने कोई काल्पनिक इंटरव्यू किया, ये शैली है मतलब। तो वो बिल्कुल। शशि भूषण की शैली में किसी ने विरोध प्रकट करने के लिए, मतलब वो पीस लिखा, लेकिन बहुत ही खतरनाक और बहुत ही, मैं कह रहा हूँ कि विषाक्त, इसीलिए वो था। अब वो क्यों मतलब वहां से हटाया गया, क्या लगाया गया, ये एक अलग बहस है, जो जी, कि इस सेंसरशिप पर की बाद बहस में है। आएंगे कल्पित जी। मैं चाहता हूँ कि इस पर रश्मि जी की भी टिप्पणी ले लूं। जी जी जी। हाँ रश्मि जी। हाँ, धन्यवाद मुकेश जी। हाँ, धन्यवाद मुकेश जी। पहले तो मैं अपना थोड़ा सा परिचय की लाइन ठीक कर दूं कि मैं कवित्री नहीं हूँ। मैं मुख्य जितना भी थोड़ा बहुत मैंने लिखा है, आलोचना विधा में ही लिखा है, और जी मुख्यतः कहानी विधा में ज्यादा लिखा है। तो मैं कहानी घंटा पे कृष्ण कल्पित जी की बात में थोड़ा सा जोड़ूंगी। तो रही बात इसकी कि जब हम किसी के नाम पे पुरस्कार चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है, और वो भी अगर हम किसी लेखक की बात कर रहे हैं और साहित्यिक समुदाय के लोग ही अगर पुरस्कार चला रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति से अर्थ है कि हम उसकी रचनात्मकता, उसकी मूल्यपरकता, उसके संवेदना, उसके सरोकार से हमारी कोई सहमति होगी, तभी हम उसके नाम का पुरस्कार चलाएंगे, है ना? तो मुझे लगता है कि ये गणित के सूत्र की तरह तो नहीं हो सकता कि हम एकदम इसको एक रेखीय रूप में लें। हर चीज के बहुत पहलू होते हैं, मगर हाँ, कम से कम ये जरूर होना चाहिए कि व्यक्ति का जो मिजाज था, उसका जो रुझान थे जीवन के, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। वैचारिकी की बात मैं इसलिए करूंगी कि वैचारिकी और वैचारिकी प्रतिबद्धता बहुत बड़े शब्द हैं, और मेरी जानकारी में भी नहीं है कि शशि भूषण द्विवेदी ने कोई बहुत स्पष्ट रूप से अपनी वैचारिकता को कभी बहुत साफ तरीके से लिखा भी हो, और अगर हम इसमें बहस करने पे आए तो हमें पता चले कि कौन उसके ज्यादा पास है। लेकिन व्यक्तित्व के रुझान का अगर हम ध्यान नहीं रख रहे हैं तो स्मृति स्मृति तो वो भित्ति है ना, जहाँ पूरा मनुष्य व्यक्तित्व आकार लेता है। तो एक तो ये बात, दूसरी अगर मैं इसके किसी दूसरे थोड़ा सा मैं एक आयाम इसका वो कर रही हूँ कि हम किसी की स्मृति जीने के लिए तो आज हमारे पास उनके रचना लेखन के अलावा और कुछ लोगों के निजी अनुभवों के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब हम अपने पूरे ठोस अस्तित्व के साथ मौजूद हैं, तब भी तो हम अपने व्यक्तित्व में जो वास्तविकता और सच है उसको कितना असर्ट कर पा रहे हैं, कितना गढ़ पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्मृति के रूप में चलाने वाले पुरस्कार के रूप में हम व्यक्ति को कैसे देखते हैं, ये इस तौर पे भी तो, इस पे भी तो डिपेंड करेगा कि जो सामान्य साहित्यिक कल्चर है उसमें हम अपने को भी कैसे देखते हैं। क्या कोई भी जना कोई लाइन लिखता है तो मेरी वैचारिक असहमति होती है तो मैं उसमें मूल्यपरक ढंग से जवाब देती हूँ, या मैं जवाब देते हुए ये सोचती हूँ कि अरे फलाने के पास तो इतने फाउंडेशन है, ये है वो है, मैं जवाब ना दूं। तो अगर मैं खुद अपनी एक छवि को जी रही हूँ तो मैं किसी की स्मृति में उसको छवि के अलावा और किस रूप में उसको मैं ग्रहण करूंगी, ये सोचने की बात है। तो मैं कृष्ण कल्पित जी से एंडोर्स करूंगी इस बात में कि इस पर्टिकुलर पुरस्कार पे बात ना हो के मेन ये है कि हमारी जो पूरी पुरस्कार संस्कृति है, और एक तो ज्यादातर बातें वो कर चुके हैं, इसके बारे में मैं एक और चीज इसमें ऐड करूंगी कि कई बार तो कुछ लोगों का ग्रुप होता है, वो पूरी प्लानिंग के साथ कोई पुरस्कार को देते हैं और उसमें लगभग ये तय होता है कि आप ये पुरस्कार निकालें तो आप मुझे दें, मैं घोषित करूंगी तो मैं आपको दूंगी, तो सारे पुरस्कृत हो जाते हैं। हम उस समय के बहुत पास हैं जहाँ पे गैर पुरस्कृत लेखक ढूंढना लगभग असंभव है। मुझसे कोई परिचय मांगता है कोई, तो वो इतने सामान्य ढंग से पूछते हैं कि कृपया पुरस्कार लिख दें, आपको कौन कौन से मिले हैं। तो ये इतनी नॉर्मल बात नहीं होनी चाहिए थी ना कि अगर मैंने पीएचडी किया है तो बीए भी किया होगा, तो अगर मेरे 4 लेख छपे हैं तो पुरस्कार भी मिला होगा, जबकि नहीं मिला है। तो एक तो ये बात घंटा कहानी पे और अभिव्यक्ति की स्तर पे मेरी बात एकदम अभिषेक जी को मैं एंडोर्स करूंगी कि अभिव्यक्ति का हनन आप कैसे भी नहीं कर सकते। अगर कोई असहमति थी तो उसके वो भी छपना चाहिए था, लेकिन आप किसी भी असहमति को अगर हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक नया कल्चर दिख रहा है कि राजनीति तो साहित्य का प्रयोग कर रही है, यानी नैरेटिव्स का, और साहित्य में राजनीति बहुत हावी है, वो संख्या बल पे चल रहा है। तो संख्या बल जिस पर ज्यादा होगा उसकी चल जा रही है। तो ये तो साहित्य तो वो नागरिकता थी जहाँ व्यक्ति विशेष का बहुत महत्व होता है और हर किसी की नागरिकता होती है। तो इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ कि वो हटना नहीं चाहिए था किसी भी तरह। और इतने सारे लोगों ने उस पुरस्कार के सपोर्ट में लिखा, इतने वीडियो हमने इतने दिन देखे, तो एक ऐसा मुझे लगता है कि रश्मि जी का नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अब वापस लौटता हूँ अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी, ठीक है कि आपकी असहमति इन 2 बिंदुओं पर थी, लेकिन टिप्पणी में आपने जो उसको लेकर टिप्पणी लिखी, लेकिन क्या आपको लगता है, आप शशि भूषण को जानते हैं अच्छे से, उनके जो विचार या उनके जो मूल्य थे, आदर्श थे, अगर कोई उनके नाम पर पुरस्कार चलता है, कुछ ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कहीं से उनके उस परंपरा से नहीं जुड़ते हैं, विपरीत होते हैं, तो क्या ये उसकी स्मृति के साथ न्याय है? देखिए, ये सवाल जो है ना, अब इसके लिए केवल शशि भूषण के संदर्भ में बात करने का फिर कोई अर्थ नहीं होगा,
क्योंकि दुनिया में जितने प्रतिष्ठित लोग नोबेल पुरस्कृत हैं वो सब लोग डायनामाइट बनाने वाले का पुरस्कार ले रहे हैं, और सबसे बड़ा जो पत्रकारिता का रामनाथ गोयनका पुरस्कार है वो सुधीर चौधरी को मिल चुका है। तो ये फिर बहस बहुत बड़ी हो जाएगी। ये बहस मतलब वास्तव में फिर इस तरीके से अगर देखा जाए कि किसी के नाम पे कुछ शुरू किया जा रहा है तो क्या उसी के विचारों और सिद्धांतों के हिसाब से व्यक्तियों को चुना जा रहा है। फिर हमको लगता है कि 10 में से 9 पुरस्कार फेल हो जाएंगे। मतलब मुझे लगता है कि भारत में रामनाथ गोयनका तो एकदम स्पष्ट फेल हो जाएगा, नोबेल फेल हो जाएगा, भारत रत्न फेल हो जाएगा। आप कौन से पुरस्कार को बचा लेंगे उस फिल्टर में? बच नहीं पाएगा। तो मसला मुझे लगता है कि ये पुरस्कार के बहाने व्यक्ति को याद करने का ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वैचारिकी और सैद्धांतिकी पर आता है तो ये उलझ जाता है, और फिर ये एक तरह से नकार खाने वाली बात हो जाती है, क्योंकि फिर हम लोग बड़े पुरस्कारों में हस्तक्षेप नहीं करते। जब जब ऐसे पुरस्कार मिले हैं, जैसे जब पहला जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था तो 3 लोगों ने, मैंने और हमारे 2 साथी गोपाल कृष्ण और प्रकाश राय, हम 3 लोगों ने पहला बयान उसके खिलाफ जारी किया था और अगले 5 साल तक करते रहे कि साहित्य का कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसमें निजी पूंजी नहीं आनी चाहिए। और उसी सवाल को मैंने फिर से उठाया कि ये जो हिंदवी है इसका मालिक कौन है, इसको देख लीजिए, और हिंदवी के मालिक से कह के कौन हटवा रहा है वो कौन है, वो ट्रस्ट चलाता है, उसको देख लीजिए आप। तो समस्या पुरस्कार से भी पीछे जाकर संस्थानीकरण में है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में है, कि आप एक व्यक्ति के नाम पे एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर लेते हैं, एक व्यक्ति की याद के बहाने अपनी जेब भरने लगते हैं, और अंततः विचार कहीं नहीं रह जाता उस व्यक्ति की याद के अलावा। और ये तमाम लोगों के साथ हुआ है। क्या राजेंद्र जी के साथ नहीं हुआ? राजेंद्र यादव जब गुजरे थे उसके बाद उनका दाह संस्कार हुआ था, और आप याद कीजिए मैं भी वहीं था लोधी रोड पे, और कितना बवाल हुआ था कि इनका दाह संस्कार हुआ है हिंदू पद्धति से। बहुत मतलब इस तरह के सवाल तो लगातार उठते रहे हैं ना, कि व्यक्ति के जीते जी ही बहुत कुछ ऐसा हो जाता है। आप देखिए मैनेजर पांडे, जो अब तो मैनेजर पांडे की एक तस्वीर आई थी कुछ साल पहले, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ बैठ के कोई कर्मकांड कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, ठीक है, तो वो तो जीते जी था और उन्होंने खुद किया था। और उसके बाद जब ये तस्वीर फैली तो जसम के लोगों ने जो है बाकायदे उसको डिफेंड किया। तो अभी जैसे मंगलेश जी कहते थे, एक कविता में लिखे थे मंगलेश जी, कि जिंदा आदमी से ज्यादा आजकल मुर्दा आदमी बोलता है? तो मुर्दे तो जो बोल रहे हैं सो बोल रहे हैं, जिंदा आदमी को ही जीते जी मार दिया जा रहा है, उसके विचार को निपटा दिया जा रहा है जी। तो सवाल मुझे लगता है कि और बड़ा होना चाहिए, इसको थोड़ा पुरस्कार वाले सवाल को जनरलाइज करके, थियोराइज करके, और मुझे लगता है कि जो बुनियादी मोरालिटी खतरे में है, बार बार जिसकी बात उदय जी करते हैं, उदय प्रकाश करते हैं, मोरालिटी का सवाल और मोरालिटी के बरक्स जो निजी पूंजी का, निजी हितों का, स्वार्थों का सवाल है, इस पर बात होनी चाहिए। क्योंकि जब तक मोरालिटी नहीं होगी किसी भी एक्ट में, तब तक आप अपने अतीत को ही नहीं, वर्तमान को भी नहीं बचा पाएंगे। प्रॉब्लम मोरालिटी की है, ये सारे लोग इमोरल, अनैतिक हैं। तो कल्पित जी, क्या इस पूरे घटनाक्रम से इस मैं अपना फर्स्ट राउंड एक बार कंक्लूड करना चाहूंगी। प्लीज जी बोलिए। फर्स्ट राउंड कंक्लूड करना चाहूंगी। तो 2-3 बातें तो इसमें आ गई कि अभिषेक जी भी वही कह रहे हैं कि जब आप अपना वर्तमान ही नहीं बचा पा रहे तो स्मृति कैसे बचाएंगे। तो दरअसल तो बात उसकी है कि जब विचार परकता और मूल्य परकता यानी नैतिकता ही नहीं रहेगी तो हम कैसे बचाएंगे। लेकिन वही बात मैं कंक्लूड करते हुए कहना चाह रही थी कि उस दृष्टि से हिंदी के अधिकतम, बल्कि दुनिया के अधिकतम नोबेल पुरस्कार वगैरह सब प्रश्नांकित होते हैं। तो मैं इस पर्टिकुलर पुरस्कार पे कुछ नहीं कहना चाहती थी, और इसको कंक्लूड करके मैं कहना चाहती हूँ कि कम से कम दिव्या विजय, जिनकी कहानियों पर मैंने 2 बार लिखा भी है,
अच्छी कहानीकार हैं, तो उनका जो वो खुशी का पल है उपलब्धि का, उसमें तो कहीं से कोई आँच नहीं आनी चाहिए। ये मैं समझती हूँ, क्योंकि पुरस्कारों की जो स्थिति है वो पूरे जगत को सुधार की ज़रूरत है कि ऐसी असहमति हर पुरस्कार के साथ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि, और इसमें मैं इस बात का भी श्रेय देना चाहती हूँ कि जितनी भी बातें इस लेख में लिखी हैं अभिषेक जी और अन्य लेखों में, ये हो सकता है कि इस पुरस्कार में वैचारिकी या मूल्य परखता है शशि भूषण के व्यक्तित्व का या उनके पत्नी माता को बुलाने का, परिवार का ध्यान नहीं रखा गया है। पर जिस भी उद्देश्य से हुआ है, उस बहाने एक स्मृति तो याद आई ना, वो सारे पर्पस तो किसी और के नाम पे पुरस्कार से भी हो सकते थे। तो एक व्यक्ति के रूप में याद करने का मौका तो मिला, और पत्नी को ना बुलाए जाना जो आपने जिक्र किया, ये एक बड़ी बात मुझे लगी थी, परिवार की उपेक्षा। और ये भी कि उसका जो जवाब प्रभात रंजन जी ने किसी कमेंट में लिखा है कि आप पत्नी की बात कर रहे हो, माँ की नहीं, तो ये एक बहुत अजीब सा स्टेटमेंट है कि दरअसल चाहे वो शशि भूषण के नाम लिखी हुई चिट्ठी का मसला हो, चाहे वो पुरस्कार के नाम पे कुछ हो, दरअसल तो बात घुमा फिरा के फिर सारा स्त्रियों पे आ जाता है कि आप आमना सामना कर दो और अपना आप स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। घंटा कहानी पे जो कल्पित जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन जो वो काल्पनिक चिट्ठी की बात कह रहे हैं, उस पे बस मुझे एक बात जोड़नी है। पहली बात तो है कि घंटा कहानी पूरी की पूरी एक बुर्जुआ का जो चरित्र होता है, उसको वर्ग चरित्र को उद्घाटित करती है, और जिसके जरिए कही गई है वो लगभग एक लुम्पेन तरह का चरित्र है, और उसी के पर्सपेक्टिव से कहानी पढ़ी जानी चाहिए कि पेट्रोला जैसी जगह में या ये सब लोग बैठ के जब बात करते हैं तो स्त्री के बारे में कैसे बात करते हैं। और मैं ये कहूंगी कि जब इन सारी चीजों में सारी पोस्टें आती हैं, तो वो भी यही उद्घाटित करती है कि सो कॉल्ड सभ्य लोग जब स्त्री के बारे में बात करते हैं तो कैसे करते हैं। वहां पे ज्ञान रंजन का स्त्री द्वेष नहीं दिखता, बुर्जुआ वर्ग का पतित भोगी चरित्र उद्घाटित होता है, और बुर्जुआ वर्ग का व्यक्ति उद्घाटित होगा तो स्त्री हर कोई होगा बुर्जुआ वर्ग में, उसको हम स्त्री द्वेष रेखांकित नहीं कर सकते। पर जिस रेफरेंस में अविनाश जी ने वो पोस्ट लिखी, और वो मुझे भी इन्हीं से पता चला कल्पित जी से कि उन्होंने लिखी है, अदरवाइज मुझे बस ये लगा था कि शशि भूषण जी के सहारे है। मुझे नहीं तो पता किसने लिखी। उन्होंने नहीं पता किसने लिखी। वो टिप्पणी घंटा कहानी को कोटेशन के बाद ये लिखा कि ये चरित्र जो है अब उससे बहुत आगे निकल गया है, और उसको उन्होंने अप्लाई कर दिया वहां मौजूद सारी स्त्री उपस्थितियों पे। तो ये अच्छा खासा ऐतराजजनक है। अगर आप ये मान रहे हो कि वो लुम्पेन चरित्र सारी जगह फैल गए हैं, अब उन्हीं की दृष्टि हिंदी की सामान्य दृष्टि है, तो अलग बात है, वरना वो स्टेटमेंट अच्छा खासा आपत्तिजनक है। अभिषेक जी ने अपने लेख के बहाने अस्मिता विमर्शों पे बहुत सतही ढंग से काफी चपेट लगा दी है। अंततः मुझे लगता है कि इस सारे लोग एक हो जाते हैं, और कुछ ऐसा फील करती हूँ जो अभिषेक जी के लेख में ज्ञान रंजन जी ने कहा कि जिन चीजों का फैसला पहले से तय हो, उससे अपना वकील बनना थोड़ा मुश्किल काम, फिर आपका कनेक्शन गड़बड़ा रहा है रश्मि जी। एक आखिरी फिर लाइन आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। एक आखिरी लाइन में मैं अगले वक्ता की तरफ जाऊंगा। कल्पित जी से मेरा सवाल की बात होती है तो जी सीधे सांप्रदायिक बोल दिया, मैनेजर पांडे की बात हुई तो रश्मि जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप फिर से कनेक्ट कर लें। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, कहना चाहती हूँ, फिर से कनेक्ट कर लीजिए। जी जी कल्पित जी, जो ये अभिषेक जी बहुत सारे जो सवाल आपका कनेक्शन गड़बड़ है रश्मि जी, आपका कनेक्शन गड़बड़ है, हम लास्ट का बहुत कुछ सुन भी नहीं पाए। कुछ गड़बड़ है। अभिषेक जी, आप लोग को किसी को सुनाई पड़ा क्या? मेरा आवाज आ रही है क्या मेरी? जी मेरी आवाज आ रही है क्या? ये जो अभी अभिषेक जी ने कहा कि इसे बड़े संदर्भ में देखा जाना चाहिए, इस पूरे पुरस्कार संस्कृति की बात आपने भी की, और उसको जिस तरह से उसका दोहन होता है उसकी तरफ भी इशारा है। नहीं, अभिषेक जी ने बहुत अच्छी बात की कि वो तो मूल बात है ही। दुनिया के मतलब पुरस्कार कल्चर की जब हम बात करेंगे
कि साहित्य में या कलाओं में जो पुरस्कार कल्चर जो आया है वो कहाँ से आया है और कैसे आया है, वो इंटरदेश चली चाहे। अच्छा, उनको बनाने वाले कौन है, बारूद के सौदागर हैं, वो मैक्स ऐसे पुरस्कार देने वाले कौन है, ये देने वाले कौन है, और हिंदुस्तान तक में सारी चीजें देखेंगे तो ऐसी चीजें निकल के आएंगी। अब वो तो एक व्यापक बहस है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि और सारी चीजें और जो जो सेंसरशिप की बातें हैं तो वो भी सारे के सारे छापे खाने उद्योगपतियों के हाथों में है। सारा का सारा जो अखबारों का उद्योग है वो उनके पास है। तो ये जो नए वेबसाइट है वो भी उन्हीं उन्हीं का एक विस्तार है कि जिस तरह से वो किस तरह से काम करते हैं। तो वो भी बहस का एक अलग मुद्दा है, मतलब वो भी एक अलग है। लेकिन कहने का अर्थ है कि कई बार समसामयिकता में जैसे शशि भूषण द्विवेदी हेमिंगवे नहीं है, वो हमारे बहुत पास का आदमी है, अभी अभी गुजरा है 1 साल पहले 2 साल पहले, और सबने देखा है उसको, उस पर सबका हक है। प्रभात रंजन का भी उतना ही हक है जितना कि हमारा है, जितना अभिषेक का है, जितना उनका है। इतना प्यारा आदमी था वो, हक सबका है उस पर सारी चीजें। तो जब हमारे सामने देखते देखते ही हम उस आदमी के विचारों से और उसके सामने ही एक विद्रूप मतलब उसके नाम का उपयोग करते हुए देखते हैं, तब साहित्यिक कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो उस पर भी बात होती है। इस पे बात करने का मतलब ये हम अल्टीमेटली तो पुरस्कार कल्चर की ही बात कर रहे हैं कि वो तो एक व्यापक बहस है कि पूरी दुनिया में मतलब, और वो क्यों क्यों मतलब किसी भी साहित्य को या किसी को भी किसी भी पुरस्कार की क्यों जरूरत होनी चाहिए, मतलब अपने अपने उसके लिए। लेकिन बना दिया है नोबेल पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार किसने बना दिया, मतलब किसने बना दिया, किस सभ्यता ने बना दिया, किन उन्होंने बना दिया कि महात्मा गांधी के लिए उन्होंने मतलब एक के लिए ही माफी मांगनी पड़ी उन्होंने कि महात्मा गांधी को नहीं दिया। तो ये सारे के सारे उसी से साबित है। लेकिन ये जो समसामयिक जो साहित्यिक विवाद होते हैं उनके जरिए भी हम उन्हीं बातों तक पहुंचते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। जब ये शशि भूषण पे बात हुई तभी तो ये और बातें आई, तो ये बहस चलती रहनी चाहिए। और मैंने कहा कि मंतव्य, सही मंतव्य से अगर घर वाले शुरू कर रहे हैं अपने, और वो समर्थ हैं, हिंदी में अभी बहुत सारे ऐसे पारिवारिक पुरस्कार शुरू हुए हैं, उन सबको इस तरह से हम मान लेना, वो केवल स्मृति में, स्मृति एक बहुत बड़ी चीज है, और स्मृति में विद्रूप नहीं रचना चाहिए। मतलब उस आदमी का व्यक्तित्व, और वो हमारे एकदम सामने अभी अभी था। वो कोई गुजरा हुआ निराला के बारे में भी हम नहीं कह सकते, शमशेर के बारे में भी नहीं कह सकते, लेकिन वो तो सामने है। और साहित्यिक कंट्रोवर्सी बनती है, कोई कंटेम मतलब अभी की कंट्रोवर्सी के जरिए ही हम इतिहास या उसकी गहराई तक पहुंचते हैं। फिर पुरस्कार कल्चर की बात आएगी, फिर ये बात आएगी, तो बड़ी व्यापक बात हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि वो जो लिखा गया है, मैंने पहले ही कह दिया है कि वो ज्ञान रंजन की साठोत्तरी भाषा के निर्माता है ज्ञान रंजन, ऐसे ही नहीं है। दूसरा बात स्त्री विमर्श का आ गया, वो एक अलग बहस है, उसमें भी नहीं पढ़ूंगा मैं। स्त्री विमर्श की नजर से तो फिर सारे के सारे दुनिया के महाकाव्य प्रॉब्लमेटिक हैं। तुलसी भी तो है ही ना, तुलसीदास हैं, होमर हैं, दुनिया का कोई भी आप महाकाव्य ले लीजिए वो प्रॉब्लमेटिक है। स्त्री विमर्श के नजरिए से, दलित विमर्श के नजर, किसी भी विमर्श के नजरिए से, विमर्श के जरिए से साहित्य को नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। साहित्य उनसे बड़ी चीज है उसके जरिए। तो उस बहस में भी मैं नहीं पढ़ना चाहता कि सारी चीजें, तो वो उतना ही नहीं है। इस पे 50 साल पुरानी कहानी है। जब आप ऐतराज आप उठा रही हैं तो 50 साल में क्यों नहीं उठाया आपने उस कहानी पर ऐतराज। ज्ञान रंजन की माइलस्टोन कहानी है जिसने भाषा बदल दी हिंदी की समकालीन कहानी की, और सारी ऐसे विद्रूप तो भरे ही पड़े हैं। तो फिर तो विद्रूप मतलब समाज में अगर विद्रूप है, तो वो अगर कहानी में विद्रूप नहीं आएगा तो फिर कैसा अर्थ और कैसा वो सारी चीजें, तो वो भी एक अलग बहस है। तो वो एक माइलस्टोन कहानी है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके बिना आप समकालीन हिंदी कहानी को पढ़ने का दावा नहीं कर सकते। अब उससे आज किसी को भी हो सकता है पसंद आए नहीं आए, वो एक अलग चीज है। तो इसी के जरिए ये बहस हो गई है जो हुई है, और ये सार्थक बहस होनी चाहिए, व्यक्तिगत बहस नहीं होनी चाहिए, और व्यक्तिगत नामों से बचा जाना चाहिए इसमें कि किसी का भी है। तो ये लेकिन जब व्यक्ति करता धरता होंगे, व्यक्ति करता धरता होंगे तो कैसे बचेंगे? बात करेंगे ना, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि नेहरू ने ऐसा किया था, तो वहां तक मतलब अभी आपके सामने ऐसा विद्रूप घटा है। आप स्टेशन पे खड़े हैं और कोई हत्या हो गई,
तो आप इतिहास में कि करोल बाग में 30 साल पहले हत्या हुई थी, तब क्या-क्या हुआ था, फला हुआ था, उससे जस्टिफाई नहीं कर सकते आप। तो आप अभी-अभी मतलब हुआ है उसका तो विरोध कीजिए आप। आप पुरस्कार बिल्कुल, संस्कृति का विरोध कर रहे हैं और आपकी आँखों के सामने है, आप ही के इर्द-गिर्द का, आपके भीतर घुला मिले एक आदमी के साथ मतलब ऐसा विद्रूप रचा जा रहा है, तो उसका विरोध किया जाना चाहिए, तभी तो ये परंपरा बची रहेगी। नहीं तो फिर बिल्कुल, सपा-चाट है, अभी तो कुछ है नहीं। और अब कॉर्पोरेट सेक्टर अगर प्रेमचंद के नाम पे पुरस्कार शुरू करेगा, तो कौन रोकेगा उनको निराला के नाम पे? ये सारे नामों का ये खतरा तो भविष्य का है ही। भविष्य में क्या-क्या होगा, उन खतरों की तरफ मैं आगाह नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये आस-पास जो हमारे आस-पास घटित हो रहा है, उनकी तरफ इशारा करना चाहिए। इन पर भी बात होनी चाहिए, स्वस्थ रूप में बात होनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए कि बिल्कुल, उसमें उसका उसका व्यक्तित्व झलकना चाहिए। जिसकी स्मृति को आप प्रणाम कर रहे हो या उसका उपयोग कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ ना कि उसके स्मृति को आप सचमुच याद कर रहे हो या उसका व्यावसायिक हित में उपयोग कर रहे हो। उसकी अवांगार्द छवि का क्या था? शशि भूषण क्या था? बिल्कुल, एक युवाओं बिल्कुल, का मतलब वो एक ऐसा उभरा था, वो ऐसा कहानीकार था, वो ज्ञानरंजन आगे की भाषा थी और वो बहुत बर्बाद कथाकार था। लेकिन वो एक युवाओं के लिए आदर्श था अपने अपने वक़्त का मतलब सारी चीज़ें। तो उसका व्यक्तित्व तो झलकना चाहिए ना, उसके विचार जो अभी-अभी मतलब शाम को बैठ के गया आपके साथ और आप आपकी हँसी उड़ा के गया ऐसे ही कामों की, तो उसी के साथ मतलब कल ही आपके सामने हो जाए, तो उसका विरोध करना भी एक तरह से जायज़ है, बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल, वो लिटरेरी क्रिटिसिज़्म के भीतर ही होनी चाहिए, व्यक्तिगत किसी का नहीं है, ये कि इस पर बात होनी चाहिए, फिर इसके ज़रिए फिर व्यापक प्रश्नों की ओर तो मतलब हम जा बात सकते कर हैं, ही सकते बिल्कुल। हैं उसमें कहने जी, की क्या। अभिषेक जी ये क्या हिंदी साहित्य का चरित्र है कि एक एक टिप्पणी से इतना हिल जाता है कि वो टिप्पणी सेंसर करवा देता है। ये कौन लोग हैं जो साहित्य के ठेकेदार बने हुए हैं और जो इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी क्षमता नहीं है, इतना इतना इतनी सी आलोचना बर्दाश्त नहीं है उनको। क्या हिंदी समाज ऐसे ही लोगों से बना पड़ा है? नहीं, देखिए, समाज में जो प्रवृत्तियां होंगी वो तो साहित्य में भी आएंगी, पत्रकारिता में भी आएंगी, हर तरह के धंधे में आएंगी। तो समाज में तो मतलब जो पूरी हिंदी पट्टी हमारी है वो तो फ्यूडल तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मतलब आज लेख हटवाया जा रहा है संपादक मालिक से बोल के। पहले जमाने में जो है जिन लोगों का राज हुआ करता था वो लोग नौकरियां दिलवाते थे विश्वविद्यालयों में या इंटरव्यू में फेल किया करते थे। इतना ही तो फर्क पड़ा है। तो मतलब चूंकि संस्थान पहले संस्थागत वर्चस्व था और वो सरकारी संस्थानों के माध्यम से निकलता था। अब छोटे छोटे जो गैर सरकारी संस्थान, जो अपनी छोटी छोटी कंपनियां, अपने हित समूह बना लिए हैं लोगों ने, चूंकि सरकारी संस्थान अब बचे नहीं, तो वही प्रवृत्ति यहाँ पे निकल के आ रही है। और मतलब मुझे लगता है कि ये एक छोटे से न्यूज रूम के भीतर भी हम देख सकते हैं, किसी अखबार में या किसी टीवी में, एक न्यूज रूम के भीतर भी अगर आप अपने से ऊपर वाले को या अपने समकक्ष को ही जो है कुछ अगर बता दें कि आपने गलत किया है, तो उसके बाद किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ित होना पड़ता है, ये सब रोजमर्रा की चीजें हैं। कैसे पत्रकारों को नौकरी से निकाला जाता है। तो ये मतलब मुझे लगता है कि ये समाज में हर जगह है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बस होता यह है कि जब किसी जाने माने सेलिब्रिटी के साथ घटना जुड़ती है तो उस पर चर्चा होने लगती है। अभी मतलब हाल में ही मुझे लगता है कि एक किसी पत्रकार के ऊपर हमले को लेकर कुछ बात चल रही थी, बहुत चर्चा हो रही थी, उस पर हमला हुआ और किसी ने इस बात पर मतलब कभी चर्चा नहीं की कि पिछले 1 साल में या 5 साल में या 10 साल में कितने पत्रकारों पे हमला हुआ, कितने पत्रकार मारे गए, कितनों पर मुकदमे हुए। तो ये होता यही है। लेकिन ये भी एक बहाना होता है, जैसा कह रहे हैं कल्पित जी, कि ठीक है, शशि भूषण के मामले में ही ये बात उठी और हस्तक्षेप आए, लेकिन इसी बहाने कम से कम बात तो शुरू हो। मतलब हम लोग को तो भाई एक पेग चाहिए बात करने के लिए। अब ऐसे हवा में अगर बात करना चालू कर दें इन जनरल और उसका कंटेक्स्ट ना हो, तो बिना कंटेक्स्ट के कोई बात लोगों को पकड़ती नहीं है। तो शशि भूषण के नाम पर किया गया ये आयोजन
एक संदर्भ बन सकता है चर्चा करने के लिए, और ये चर्चा चलती रहनी चाहिए ताकि इसी तरह के और संदर्भ अगर आए तो कम से कम जिनको भी उस पर प्रतिक्रिया देनी है वो इन्फॉर्म्ड प्रतिक्रिया दें वो लोग। हाँ, और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी किस्म का एक तरफा कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ पंचायत लगाने वाला मसला है कि कौन किसके खिलाफ है या कौन नहीं। हम सभी लोग एक छोटी सी दुनिया में हैं। प्रभात जी भी मित्र हैं, शशि भूषण भी मित्र थे, अविनाश भी मित्र हैं, लेकिन ये इस एक दायरे के भीतर अलग अलग किस्म के हित समूहों से जुड़े हुए लोग हैं। सबके अपने अपने हित हैं, तो हितों के हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब इन हितों पर सबसे पहले हमला करना चाहिए। किसी भी नॉन पार्टाइट आदमी को जिसका कोई हित नहीं है उसे सबसे पहले हितों पर हमला करना चाहिए, और उसके बाद व्यक्तिगत प्रवृत्तियों को व्यक्तिगत संबंधों के तरीकों से ही ठीक करना चाहिए। क्योंकि आप जैसे ही किसी व्यक्तिगत प्रवृत्ति को खलनायक बनाएंगे तो वो व्यक्ति फिर उसको इंगेज नहीं कर पाएंगे तो वो और ज्यादा दूर चला जाता रहेगा आपसे। तो इस मित्रता के दायरे में ही चीजें हल होंगी, है ना, छोटी सी दुनिया में, और कोई तरीका नहीं है इसका। जी, लेकिन रश्मि जी, क्या ये भी एक तरीका हो सकता है कि आपने सवाल उठाया कि एक शशि भूषण नहीं रहे, उनके याद में ये कार्यक्रम हुआ, ऐसे आयोजनों की कोई मर्यादा होनी चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए जिनके अंतर्गत काम हो। अपने आप से थोड़ा सा अनुशासन उसमें आ सकता है कि भाई उस व्यक्ति के विचारों के खिलाफ अगर आयोजन होता है तो उसकी सैंक्टिटी नहीं है। क्या इस तरह का कुछ मानदंड हम लोग कायम कर सकते हैं? हिंदी साहित्य में किया जाना चाहिए भी कि नहीं, ये भी एक सवाल, और हो सकता है कि नहीं, ये तीसरा सवाल है इससे जुड़ा। मैं एक बात बोलूं इस पर, मुकेश जी? जी, मैं 1 मिनट के लिए काटूंगा केवल। मानदंड तय करने वाले जो हैं वो मानदंड न मानने वालों के साथ मंच पर अध्यक्षता कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक वाजपेयी ने की थी, वही मानदंड बनाते हैं साहित्य का। मैं केवल इतना याद दिलाना चाहता था। जी रश्मि जी, अब आपकी टिप्पणी। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मानदंड तो देखिए साहित्य के भी बने, सारी चीजों के बने हुए हैं, लेकिन वो मानदंड हम मानते नहीं हैं, क्योंकि एक मानदंड मानने का मतलब है कि आपका मूल्य परकता या नैतिकता से, चरित्र से कोई तो रिश्ता होगा ना, जो बिल्कुल विचार और चरित्र से जो रिश्ता है वो टूटा हुआ लगता है। लेकिन फिर भी कोई मानदंड होने क्या चाहिए, वो तो है ही। जब हम ये सुनते हैं कभी पुरस्कारों के बारे में, तो कभी कभी इतनी अच्छी रिपोर्ट छपती है मैगजीन्स में कि वो मानदंड, मुझे नहीं लगता कि मुझे गिनाने की जरूरत है, सतह पे अच्छी बातें बोली जाती हैं। बट अभी अशोक वाजपेयी ने जैसे इस वाले कार्यक्रम में भी मजाक के लहजे में ये कहा कि पुरस्कार इसलिए भी होने चाहिए कि फिर होंगे तो वापस करने के लिए कुछ तो आपके पास रहना चाहिए। अब इस मजाक को अगर हम अर्थ लें तो इसका मतलब है आप पूरे लेखक को एक पुरस्कार की कुंजी से, इसका मतलब है लेखक के पास पुरस्कार की जो एक मतलब स्वत्व बोध है, उसका जो उसका होना है, वो सारा पुरस्कार पे केंद्रित है। तो कहीं ना कहीं ये मजाक वहां से तो आ रही है ना कि सत्ता संस्थान लेखक बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। जहां तक मानदंडों की बात है, कि मुझे लगता है मसला अकेले पुरस्कार का नहीं है। आप ये देखते हैं कि जो हमने सारी बातें हमने कर ली, आजकल पुरस्कार कैसे चलते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकाशन भी अपना बेस्ट लेखक बना रहे हो। तो क्या साहित्य इतनी छोटी लोकतांत्रिकता होती है कि एक प्रकाशक विशेष पे छपने वाला ये बेस्ट कथाकार है? तो जो छोटे छोटे घेटोस से बन गए हैं, इसमें अगर कोई लेखक बहुत ईमानदारी से लिख रहा है और उसके पास ना टाइम है, ना उसका मिजाज है अपनी एडवर्टाइजिंग करने का, ना उसके पास कुछ ऐसे व्यवसायिक हित हैं जो दूसरों के सध रहे हैं उससे, तो कई बार वो बिल्कुल गुमनामी में चला जाता है। तो उस समय उसके लिए पुरस्कार का सिर्फ इतना अर्थ रहता है कि उसकी जो रचना बिल्कुल गुमनामी में पड़ी हुई थी, शायद थोड़े लोगों का उस पर ध्यान चला जाए। तो कई बार ये अगर पाठक होता हिंदी समाज में,
तो पुरस्कार की तो कोई खास जरूरत ही नहीं थी। यही होता जो मुक्ति बोध और सबके साथ हुआ है कि पाठकों के उठाए हुए लेखक हैं, लेकिन चूंकि पाठक गायब है और एक लेखक एक पाठक के पास भी नहीं पहुंच रहा है, तो कई बार पुरस्कार इसके साधन भी बनते हैं। मुकेश जी, मुझे प्लीज, कल्पित जी ने अपनी जो बात कही थी घंटा कहानी पे, वो दोबारा पूरी की पूरी रिपीट की, जिससे मुझे ये गलतफहमी हो रही है कि मेरी आवाज नहीं गई। मैंने लगातार ज्ञान रंजन की कहानी पे की भाषा की तारीफ की, उसकी कहानी एक हंसी और उदासी के दोनों छोरों पे तनी हुई जिस तरह से चलती है, उस कहानी में कैसे बुर्जुआवाद का जो पूरा पाखंड है उसका भोग विलास तार तार कर देती है। और मैंने कहा कि वो एक लुम्पेन की आंखों से देखे गया वर्णन था जो नारियों पे लिखा। पर मैंने साथ में ये जोड़ा कि वो जो काल्पनिक चिट्ठी थी शशि भूषण द्विवेदी जी के नाम से लिखी हुई, उस चिट्ठी में वो जो स्त्री वर्णन लुम्पेन की भाषा में है, उसको उस पुरस्कार समारोह में मौजूद स्त्रियों पे घटित कर दिया गया। इससे हमारी सख्त आपत्ति है। तो मैं ये मैंने पहले भी कहा था और मैं यही कहना चाहती थी अंत में भी कि दिव्या विजय का वो जो स्पेशल मोमेंट था, और वो अच्छी कहानीकार भी है, और इस पुरस्कार के प्रति भी निजी रूप से हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ ये तो है ही कि उसके मिजाज का ध्यान वहां पे नहीं रखा गया। और उसके मानदंड होने का मतलब है कि अगर हम उस पुरस्कार के मानदंड की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 1 महीने से जो चर्चा चलती, हो सकता है वो शशि भूषण की कहानियों पे चलती, हो सकता है वो कोई अंक निकलता, हो सकता है कि उनको समझने वाली जिनकी समीक्षा रह गई थी वो हुआ होता। पर हम देखेंगे कि एक सेलिब्रेशन का युग है, तो उसमें बहुत सेलिब्रिटी टाइप की चर्चाएं चली, तो अकेले मानदंड से तो कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि कहीं एक सिंपल कोई तो नैतिकता लेखक की, साहित्य की होनी चाहिए। और कल्पित जी की एक बात से ऐतराज न करूं तो मेरे यहाँ पे होने का अर्थ क्या रह जाएगा। इन्होंने कहा कि स्त्री और दलित विमर्श सारे साहित्य और महाकाव्यों को खंडित कर रहे हैं। उसके तुरंत बाद इनका अगला वाक्य था, जैसे बीजेपी नेहरू को कोसती रहती है। तो ये तुलना एकदम भी सही नहीं है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, सिर्फ एक सवाल छोड़ के जाऊंगी। तुलना तो नहीं की थी उन्होंने। जी जरूर पूछिए आप, लेकिन ये तुलना उन्होंने नहीं की थी। जी आप बताइए। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहती हूँ कि अस्मिता विमर्श अगर हमारे प्रतिरोध के समग्रता को खंडित करता है, समग्र प्रतिरोध में एक वैचारिक संघर्ष को धीमा करता है, तो उसके हम भी खिलाफ हैं। लेकिन अगर वो एक समूह विशेष को ताकत देता है जो आवाजें चुप थी, तो उसको एक अलग पाठ भी होना चाहिए। पर जो लोग स्त्री और दलितों के बोलने के बाद आज उसको विमर्श कह के एक हंकाल रहे हैं, मेरा उनसे सिर्फ इतना सवाल है कि जब आधुनिकता, एक मिनट, जब आधुनिकता और वैज्ञानिक दृष्टि और नहीं बनते। आपका सवाल मैं समझ गया। कल्पित जी प्लीज नहीं, सवाल आपको पूरा करने का मौका देना चाहिए। नहीं, मैं स्त्री विमर्श के कतई खिलाफ नहीं हूँ। बात पूरी करने, फिर आप बोल दीजिए। आधुनिकता को, वैज्ञानिक बोध को बनने नहीं देती, उस वक्त कितने लोग उसका प्रतिरोध करते हैं, वो सामंती गढ़ बन के रह जाता है। तो वो पूंजीवाद से मिले हुए स्पेस के सहारे ही तो समानता की तरफ जाएंगे। और उस समय तथाकथित मुख्य धारा इन आवाजों को कितना सपोर्ट करती है, इससे ये तय होता है कि अस्मितावाद जो है वो समग्र प्रतिरोध को ताकत देगा या आपस में हमारी लड़ाइयां बिखर के रह जाएंगी। ये मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। जी कल्पित जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी, अश्विनी जी ने बहुत सुंदर बातें कही, लेकिन मैं उनको बता दूं कि स्त्रीवाद के या स्त्री विमर्श के मैं विपक्ष में नहीं हूँ, न मैं दलित विमर्श के विपक्ष में हूँ। ये समाज शास्त्र के विषय हैं और इसमें भी बड़ा उच्च कोटि का काम होना चाहिए समाज शास्त्रीय दृष्टि से भी, लेकिन ये साहित्य के विषय नहीं है। स्त्री को सबल होना चाहिए, स्त्री विमर्श चलना चाहिए, फेमिनिज्म आगे बढ़ना चाहिए, मतलब, लेकिन उसके जरिए अगर आप साहित्य को जांचने की कोशिश करेंगे तो आप उस रहस्य तक नहीं पहुंच सकते। साहित्य एक दूसरी चीज है। इसीलिए संस्कृत के आचार्यों ने कहा है कि साहित्य में सारी कलाएं समाहित हैं, सारे शास्त्र समाहित हैं, उसमें सारी नदियां आकर के गिरती हैं। उसमें एक दृष्टि से अगर हम किसी का मूल्यांकन करने जाएंगे कि स्त्री विमर्श के जरिए, तो गोदान में आप 5 जगह ऐतराज उठा देंगे एकदम।
लेकिन ये साहित्य को जांचने का तरीका नहीं है। मेरा ऐतराज स्त्री विमर्श के मैं कतई खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा, इस पे बहस अलग हो जाएगी है, इसलिए मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ। और जी। दूसरा, अशोक वाजपेयी की याद अभिषेक ने बहुत अच्छे से की। तो वो भी एक संस्था, प्रज्ञा जी ने भी उनकी बात की और उनका पुरस्कार के बारे में। तो वो भी अब एक संस्था हो गए हैं, खुद स्वयं एक संस्था हो गए हैं। और हिंदी में जितने भी समकालीन समारोह हो रहे हैं उनमें रजा फाउंडेशन का सहयोग हर तरह से रहता है। अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। ये काम है रजा फाउंडेशन का। लेकिन इसके जरिए जो वो एक साहित्य को, हिंदी साहित्य को, हिंदी कविता को अपने वश में कर लेना चाहते हैं, ये उनको करना छोड़ देना चाहिए। उनको अपना काम करना चाहिए। तो रजा फाउंडेशन, जो रजा साहब इस करोड़ रुपए छोड़ के गए हैं, उसके जरिए वो कलाओं का विस्तार करें, अपना गोष्ठियां करें, कविता पाठ करें, कवियों को पैसा दें, घुमाएं, पेरिस ले जाएं। बहुत अच्छा काम है। और वो जो पुरस्कार के बारे में कह रहे हैं ना, तो वो क्या हुआ था कि जो पुरस्कार वापसी जो था, उसको जो दूसरे लोग गैंग भी कहते हैं, कई, मैं नहीं कहता, उसमें असली नायक तो उसका उदय प्रकाश थे। उस नायकत्व को हड़पने की कोशिश किसने की आज तक? जैसे कि उसके नायक स्वयं हैं, मतलब उसकी शुरुआत तो भाई उदय प्रकाश ने की थी। इस बात को कितने लोग जानते हैं? लेकिन इन्होंने इस तरह से लिया मेर अपनी छवि बनाई जैसे कि उस आंदोलन के सूत्रधार। तो ये इनका एक तरीका है। और ये तब उनका मशहूर वाक्य है तब का ही, जब इंटरव्यू देते थे ना, जब इन्होंने वापसी, जब कि इतने पुरस्कार लो जिससे कि सरकार थक जाए वापस कर करके, इतने पुरस्कार कवि को लेने चाहिए। अरे यहाँ एक ही नहीं मिलता यार, मतलब आप बात कर रहे कि लेने चाहिए। सरकारी पुरस्कार चाहिए ना लौटाने के लिए, व्यक्तिगत वाले तो लौटा नहीं सकते ना। सरकार क्या करेगी भाई इसमें? सरकार का विरोध करने के लिए पुरस्कार सरकारी साहित्य अकादमी का चाहिए। एक ही पुरस्कार है वो। ज्ञानपीठ भी एक औद्योगिक घराना देता है, उसको लौटा करके सरकार का विरोध नहीं कर सकते आप। एक ही पुरस्कार है तो क्या लौटाएंगे? मतलब तो उनके तो अजीब अजीब, वो चाहते हैं कि हिंदी का लेखक सेलिब्रिटी क्यों नहीं बनता। सेलिब्रिटी बहुत गंदा शब्द है, और इसको लोग ये मानते हैं कि उसके पीछे भी 100 लोग पीछे चलने चाहिए कवि के साथ। अरे मैंने कहा, कवि का काम अकेलेपन का होता है यार। 100 लोग पीछे लग जाए, जैसे उदारवा मांगने वाले पीछे लग जाते हैं, ऐसे स्टार के पीछे। सेलिब्रिटी शब्द गंदा शब्द है, और ये हॉलीवुड का शब्द है। ये वहां का कि जो चारों तरफ रोशनी है, रोशनी में आ गया आदमी अचानक, ऐसे घूमते हैं। ऐसे कभी घूमेगा क्या हिंदी का? आज तक तो घूमा नहीं, और घूमेगा वो कभी नहीं होगा। तो ऐसी उनकी स्थापनाएं हैं। खैर, उस बातों पे वो एक अलग विषय है, पूरा का पूरा। अशोक वाजपेयी एक संस्थान है, वो एक अलग विषय है। उस पर किसी दिन ताना बाना पूरा कीजिए। आज का सवाल तो कल्पी जी यही था कि किसी की स्मृति को किस तरह से संजोए, साहित्य में या दूसरे क्षेत्रों में भी। हम देख रहे हैं कि प्रभाष जोशी को स्मृति को संजोने के नाम पर कितना संघीकरण हो रहा है। प्रभाष जी का देखिए हर साल आयोजन करते, कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग आते हैं, किस तरह से मुकेश जी, शशि भूषण का एक सच्चे दोस्त का कहना था, वो सच्चा दोस्त था, नाम मैं भूल रहा हूँ। उसने कहा कि मैं लगातार उसकी मृत्यु के बाद कोशिश कर रहा हूँ कि उसके बारे में संस्मरणात्मक एक किताब मैं प्रकाशित करूं। तो वो एक सच्चा दोस्त है जो कि उसकी स्मृति को संजोना चाहता है, उसका हक है। ये ऐसे ही सभी को हक है। लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? मतलब सवाल। बिल्कुल। कल्पित जी भी फ्रीज हो गए। अंत में एक छोटी सी टिप्पणी अभिषेक जी आपकी, फिर कार्यक्रम खत्म करेंगे। इस पूरे विवाद पर आदमी को अगर कोई साहित्य या कला या किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति की स्मृति को संजोना है तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? ये देखिए, मतलब ये तो बहुत इंटीमेसी वाला मसला और सब्जेक्टिव मसला है कि कोई किसी की स्मृति को संजोना चाह रहा है तो व्यक्ति की स्मृति को व्यक्ति अपने भीतर संजोए, ठीक है, उसको सामाजिक न बनाए। उस व्यक्ति की वैचारिक जो स्मृति है, जो उसका वैचारिक अवदान है, उसको सामाजिक बनावे, ठीक है। तो व्यक्ति की स्मृति तो मैं भी, मेरे परिवार में 50 लोग मर गए हैं तो मेरे तक स्मृति वो सीमित है। मैं क्यों अपने जो है किसी मरे हुए परिजन के नाम पे प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि उसका कोई सामाजिक महत्व तो नहीं है। लेकिन अगर उसका कोई विचार ऐसा था, उसका कोई काम ऐसा था जो सामाजिक मूल्य का था,
तो निश्चित तौर पे उसी मूल्य के हिसाब से हमें सामाजिक काम करना चाहिए। बहुत क्लियर होना चाहिए कि कहाँ हम सब्जेक्टिव हो रहे हैं, कहाँ ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं। नाम को बेचना और विचार को पर्दे के पीछे ढकेल देना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। बिल्कुल, मुझे लगता है आपने जो अंतिम लाइन मैं बस इनकी मुझे ये बात एकदम सही लगी जो ये कह रहे हैं, और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी का विचार इतना पसंद आता है कि आपको उसका सामाजिक महत्व लगता है, तो सबसे पहले तो आप उसे आत्मसात करेंगे ना। आप माने जो आयोजक है, जो उसके नाम से शुरू करना चाह रहा है, और फिर आप उसी मूल्य के वाहक लोग को ढूंढेंगे, और तौर तरीके भी लगभग वही होंगे जो उस मूल्य के विरोध में ना जाते हो। तो इतना तो न्यूनतम है, मैं समझती हूँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।